हाँ जी, गुड इवनिंग। चलिए, कल इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 7 आपने घर में पढ़ा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। और पेज नंबर 4 पर एक बार पहले आएंगे। पेज नंबर 4 पर फर्स्ट लाइन, ऑल countries without exceptions, all countries without exceptions face the problem of scarcity। तो without exception का क्या मतलब है कि दुनिया में कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जहां स्कैरसिटी की प्रॉब्लम ना हो। स्कैरसिटी एब्सोल्यूट स्कैरसिटी भी कह सकते हैं, रिलेटिव स्कैरसिटी भी कह सकते हैं। क्या आपको अंदाज़ा है इंडियन इकोनॉमी की स्कैरसिटी कौन सी स्कैरसिटी है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? देखो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, और रिलेटिव का मतलब होता है रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैं, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैं, पर जब इसे कंपेयर किया जाता है आपकी डिज़ायर्स के साथ, तब ये क्या हो जाते हैं, तब ये लेस हो जाते हैं। तो बताओ, जो स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, वो एब्सोल्यूट है या फिर रिलेटिव? सब मानते हैं, सब समझते हैं स्कैरसिटी कैसी है, रिलेटिव। तो ऐसा कहते हैं कि देयर इज एनफ ऑन दिस अर्थ, देयर इज एनफ ऑन दिस अर्थ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड, बट there is not enough on this earth to fulfill everyone's greed। तो कभी भी आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ की कमी लगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, वो कमी एब्सोल्यूट नहीं होगी, वो कमी रिलेटिव होगी। वैसे लाइफ में कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, पर आपकी कोई ना कोई इच्छा बीच में अटक रही है, कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही, इसलिए आपको लाइफ में क्या लग रही है, स्कैरसिटी। तो लाइफ की स्कैरसिटी कैसी है, रिलेटिव। इंडियन इकोनॉमी की भी स्कैरसिटी कैसी है, रिलेटिव। अब आते हैं पेज नंबर 8 पर, और हम बहुत ही सिंपल सा टॉपिक देख रहे हैं, काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज। तो कितने टाइप की इकोनॉमीज होती हैं? 3, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। जिसमें से सोशलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ पेपर्स पे एग्जिस्ट करती है, रियल लाइफ में अब कोई इकोनॉमी सोशलिस्ट नहीं है। जो सोशलिस्ट थी वो सब मिक्स्ड बन चुकी हैं, तो अब सिर्फ पेपर पर रह गई है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड में मेन डिफरेंस क्या होता है? ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के पास होती है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि सारी ओनरशिप किसके पास होती है, प्राइवेट के पास, तो उनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट। और सोशलिस्ट जो है ही नहीं, उसका मेन मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मोटिव दोनों चलेंगे, प्राइवेट काम करेगा प्रॉफिट के लिए, गवर्नमेंट काम करेगी सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी मिक्स्ड है, तो इसमें एक फीचर होता है, रिच लोगों से पैसा ले लो और पुअर लोगों को जो है दे दो।
कैसे लोगे? थ्रू टैक्सेस। तो रिच से पैसा ले लो और पुअर को जो है दे दो। इससे क्या फायदा होगा? इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी। तो ऐसा माना जाता है, लेकिन होता क्या है? रिच से ले तो लेते हैं पर वो पुअर को जाता नहीं है, स्टैचू बन जाता है उससे। स्टैचू बनता है बड़ा बड़ा। जो स्टैचू बना वो किसके पैसे से बना? हमारे पैसे से ही तो बना है। गवर्नमेंट के पास कोई अपना पैसा थोड़ी है, तो हमारे पैसे से बना है। हमारी मेहनत की कमाई वो गई टैक्सेस के रूप में, जानी कहाँ थी? पुअर के पास, पर बन गया स्टैचू। तो भाई हमारे पैसे से बना है, देख आना जाके, अपनी मेहनत की कमाई है, उससे ये स्टैचू बना है। पर हाँ ये बात है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में एटलीस्ट सोच तो है कि रिच से ले लो, पुअर को दे दो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो ऐसी सोच भी नहीं है। वहाँ पर क्या होगा? भाई अगर आप रिच हो तो और रिच हो जाओ, अगर आप पुअर हो और पुअर हो जाओ। हमें कोई मतलब नहीं, हम ये कोई काम नहीं कर रहे कि रिच से ले लें और पुअर को दे दें। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज कैसी होंगी? बहुत ज़्यादा होंगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा नुकसान यही है, इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कोई एग्जांपल? यूएसए। और मिक्स्ड इकोनॉमी का? इंडिया। तो हम लोगों ने कल पढ़ी थी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोल्यूशन कैसे निकलता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सोचना है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो क्या आंसर होगा? जहां प्रॉफिट है बना लो। क्या बनाओ? जहां प्रॉफिट है बनाओ। मिक्स्ड इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस, प्राइवेट वाला सोचेगा जहां प्रॉफिट है वो बनाए, गवर्नमेंट सोचेगी जहां वेलफेयर है वो बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या कहेगी? जहां पे कॉस्ट कम हो। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहेगी? वेलफेयर जहां पे ज़्यादा हो। फॉर whom टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहेगी उसके लिए बनाओ जिसकी पेइंग कैपेसिटी हो। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहेगी? भाई दोनों के लिए बनाओ, रिच के लिए भी बनाओ और पुअर के लिए भी बनाओ। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर आपको लिकर कंज्यूम करनी है तो क्या ये आराम से प्रोड्यूस होगी, आराम से सेल होगी, या इस पे कोई इंटरफेरेंस होगी? इस पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसलिए अगर आप बाहर जाना चाहो तो जा सकते हो, ठीक है, वहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं है। प्रोडक्शन भी होगी, सेल भी होगा, कोई लॉ नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कंज्यूमर की सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी मतलब कंज्यूमर इज सुप्रीम, वो जो चाहेगा उसको बना के दो, प्रोवाइडेड प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो। बस प्रॉफिट होना चाहिए, कंज्यूमर को जो चाहिए आप उसको दो। इंडिया में क्योंकि हमारी इकोनॉमी है मिक्स्ड और हमारे लॉज कैसे बनते हैं, आपने बचपन में सिविक्स में कुछ लिस्ट पढ़ी होंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। नहीं याद तो घर जाके छोटे भाई बहनों की सिविक्स की किताब जब वो सो जाए तब खोलनी है कि लॉज जो हैं 3 लिस्ट में बन रहे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और जो लिकर है उसके ऊपर लॉ कौन सी लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में। स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो लॉ बना सकती है इसके ऊपर। इसीलिए इंडिया में आपको गुजरात भी मिलेगा विच इज़ अ ड्राई स्टेट, और आपको गोवा भी मिलेगा जहाँ पे लिकर बहुत हाई वॉल्यूम में कंज्यूम हो रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि पावर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉ बनाए, तो गुजरात में गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई ये तो गलत है, तो ड्राई स्टेट बना दिया।
गोवा में गवर्नमेंट को लगा यही ख़त्म कर देंगे तो कैसे चलेगा हमारा स्टेट, क्योंकि ये तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पर क्या है, प्राइसेस कम है, टैक्सेस कम है, मोटिवेशन है कि लिकर जो है आप बनाओ और मार्केट में सेल करो। तो इंडिया में तो दोनों चीज़ें, गुजरात भी और गोवा भी। अब गुजरात में लोगों को लिकर चाहिए तो क्या करते हैं, इसलिए गुजरात में नहीं, गोवा नहीं जाते, इसलिए गुजरात में लिकर पहुंचती है, आज भी पहुंचती है अनलॉफुल मीन से। लोगों को चाहिए, वहाँ पे क्या करें, पर क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है तो लोग आज भी कंज्यूम करते हैं, अनलॉफुल तरीके से लिकर वहाँ पहुंचती है। पर अगर यही चीज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती तो इकोनॉमी सेज हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो कंज्यूम करना है करो, बिकॉज कंज्यूमर इज सुप्रीम। ठीक है, अब एक बार आप पढ़कर देख लो पेज नंबर 8, ऑल थ्री काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज। हाँ जी, डन। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन से इकोनॉमिस्ट ने बनाई, कॉन्सेप्ट दिया, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। कहाँ पे दिया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। कौन से साल में, 1848 में। प्रैक्टिकली तो हालांकि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही सब क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि पेपर भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो यही सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ध्यान रखना है। और मिक्स्ड इकोनॉमी किसने दी, कीन्स ने। और मिक्स्ड इकोनॉमी में एक फीचर आ रहा है डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हर सामान जो है उसका एक तो नॉर्मल प्राइस है और दूसरा प्राइस होता है गरीबों के लिए। जो जैसे राशन की दुकान होती है तो वहाँ पर हमेशा कम रेट पे सामान मिलता है, उसको बोलते हैं डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग। और मिक्स्ड इकोनॉमी में हमेशा प्लानिंग कमीशन होती है, जो प्लान्स बना के डिसाइड करती है हम आने वाले सालों में खर्चा कैसे करेंगे। और इंडिया में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने लास्ट टेन्योर में जो है प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया और उसकी जगह आ गई नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन 5 इयर्स प्लान बनाती थी, नीति आयोग ईयरली प्लान्स बनाती है। हर साल प्लान बनाते हैं, कोशिश करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, पर इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो पाते, फिर हम प्लान को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है पेज नंबर 8 में, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। फिर आएंगे पेज नंबर 3 पे। हमने कल समझ लिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज। तो यहाँ पे हमने चीटिंग कैसे करी है, ग्रीक वर्ड की स्पेलिंग है MIK और हमने क्या कर दिया MIC। थक गए होंगे बहुत सारे नाम बदल के, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, K की जगह C कर देते हैं, बस इतना चेंज है। तो माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोज, ऐसे ही मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज मीनिंग लार्ज।
तो माइक्रो में हम कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम और मैक्रो में कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम, क्योंकि माइक्रो में छोटी चीज़ें स्टडी करते हैं इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम। उसके बाद मैक्रो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और मैक्रो स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। फिर माइक्रो दोबारा से सेम चीज़ है, इट एग्जामिन हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस एंड हाउ दे एलोकेट देयर रिसोर्सेज। मैक्रो इट डिटरमाइंस लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, तो वहाँ पर इंडिविजुअल के डिसीजन है, यहाँ पर नेशन के हैं, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट्स। और लास्ट में आ रहे हैं एग्जाम्पल। मैक्रो में आप देखोगे सब कुछ नेशन से रिलेटेड है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वैल्यू ऑफ करेंसी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। और माइक्रो में इंडिविजुअल से रिलेटेड, इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड, प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सिंपल है, कुछ खास नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है हमारे कोर्स का, बातों ही बातों में ख़त्म भी हो गया फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है ख़त्म हो गया है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करते हैं। पेज नंबर 9 पर क्वेश्चंस हैं। क्या आपको पता है एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने मिनट हैं? 1 मिनट है। देखो 100 क्वेश्चंस होंगे इकोनॉमिक्स के पेपर में, 100 क्वेश्चंस हैं और 2 आवर्स का टाइम पीरियड है, यानी कि 120 मिनट्स। लेकिन इसमें से 20 मिनट्स हम हटा देते हैं और 100 मिनट्स मान के चलते हैं। 20 मिनट्स कहाँ हटा दिए? जैसे आपको पेपर मिलता है, आप पेपर देखोगे, थोड़ा खुद को संभालोगे, पानी वानी पियोगे कुछ समय उसमें, फिर मैजिकल सेंटेंसेस का यूज़ करोगे उसमें, फिर उसके बाद जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, पेपर को रिवाइज़ करना बेहद ज़रूरी है। सारी सिली मिस्टेक्स रिवीजन में मिलती हैं, तो 100 क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना है तो 10 मिनट रिवीजन के लिए भी चाहिए। तो ओवरऑल मिलाकर के 20 मिनट हटा दिए तो 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। जिसमें इकोनॉमिक्स में तो कहानी ये है, आपको 1 मिनट भी नहीं चाहिए, आपको 1 मिनट भी नहीं चाहिए। तो अभी हम चेक करते हैं हमें कितना टाइम लग रहा है। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन हैं और अलॉटेड टाइम है 15 मिनट्स 15 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस वॉच में 6:25 हो रहे हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 6:26 हो गए हैं। तो देखते हैं क्या हमें 15 मिनट लगते हैं या 5 मिनट में ही 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोग स्टार्ट करो सॉल्व करना, देखते हैं कितने समय में हम कर पाते हैं।
हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे? किसी ने कंप्लीट किए हैं सारे 15 क्वेश्चंस? बहुत सारे बच्चों ने कर लिए हैं। और बाकी बच्चे अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब कर लिए सभी ने? तो सभी ने कर लिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे 15 मिनट्स आपको नहीं लगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ने तो 5 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था, कुछ ने 1-2 मिनट और ले लिए। इसमें आपको कभी भी टाइम इतना चाहिए ही नहीं होता। तो पुराने स्टूडेंट्स तो हमेशा यही बताते हैं कि मैम हम तो सो गए थे पेपर में, 1 घंटे में पेपर कंप्लीट हो गया था, रिवाइज भी कर लिया, उसके बाद क्या करें, उसके बाद जो है हम सो गए थे। तो ये जो पेपर है ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। इसमें ना तो कोई टाइम की दिक्कत है, और आपने एक्सपीरियंस किया होगा कुछ खास लर्न करने को भी नहीं है। अब चैप्टर 1 में आपने कुछ लर्न थोड़ी किया है, क्वेश्चन करने से पहले समझ लिया, बात समझ में आ गई और सॉल्व कर दिया। और इसमें क्योंकि प्लस पॉइंट ये भी है कि आपने चैप्टर्स पहले पढ़े हुए हैं। अकाउंट्स में तो क्या था, जो पढ़े हुए थे वो भी ना के बराबर थे, तो सब कुछ नए सिरे से किया। वहाँ तो पढ़ा हुआ सिर्फ नाम के लिए था। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो वाकई में पढ़ा हुआ है, और सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो इसलिए भी इजी रहेगा। तो जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था और जिन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत करी है, अब आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको फिर डिमांड एंड सप्लाई भी याद होगा, आपको प्रोडक्शन एंड कॉस्ट भी याद होगा, आपको मार्केट्स भी याद होंगी। तो इकोनॉमिक्स जो हमारा 60 मार्क्स का है वो आपके हाथ में है। आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, कमर्शियल नॉलेज पे, जो 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, तो आप मुस्कुरा सकते हो। और हम स्टार्ट करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इज डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज डिटर्मिनेशन। सेकंड में जो ए ऑप्शन है जो कह रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ थ्योरेटिकल है, जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स तो क्या है, प्रैक्टिकल है, तो एस्पिरेशन आंसर नहीं बनेगा। बेसिक्स इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ऐसा है। और कॉन्फिडेंस जो स्टेटमेंट है, इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। इसका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको शेयर मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज हो, थोड़ी सी, तो क्या आपको पता है वहाँ पर हम शब्द यूज़ करते हैं बुल्स एंड बियर्स, ठीक है। बुल का मतलब क्या होता है, प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम कहते हैं मार्केट का ट्रेंड है बुलिश, और जब मार्केट में प्राइसेस फॉल करते हैं तो हम कहते हैं मार्केट का ट्रेंड है बियरिश। इस लाइन का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट जो कि एक बिजनेस है, हम उसमें शब्द यूज़ करते हैं बियर्स एंड बुल, तो ये हमने एनिमल साइंस में से उठाए हैं। डिसिप्लिन का मतलब वेरियस सब्जेक्ट्स। तो बिजनेस में हमने जो शब्द यूज़ कर लिए बुल और बियर, ये हमने उठाए हैं एनिमल साइंस में से। फिर दूसरा क्या है, बिजनेस में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी। ये वर्ड हम हमेशा यूज़ करते हैं, भाई हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने की स्ट्रैटेजी ये है, हमारी ये स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करेंगे। तो स्ट्रैटेजी जो है वो वैसे आर्मी का वर्ड है, तो स्ट्रैटेजी कहते हैं आर्मी बनाती है, आर्मी सोचती है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और हम बिजनेस में भी क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कहते हैं बिजनेस में हमने
बाकी सब्जेक्ट्स में से लिए हैं, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये फीचर है कि इट इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स. देन क्वेश्चन नंबर 3, बेसिक्स. क्वेश्चन नंबर 4, एस्पिरेशन. क्वेश्चन नंबर 5, डिटर्मिनेशन. जिस भी स्टेटमेंट में शुड आ जाएगा या ऑट टू बी आ जाएगा वो बन जाएगी नॉर्मेटिव. क्वेश्चन नंबर 6, एस्पिरेशन. 7th, बेसिक्स. 8th, एस्पिरेशन. 8th में अगर हम चेक करेंगे तो बाकी तीनों स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ निकालना है. हाउ मच इनकम, फेयर प्राइस ऑफ फूड, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट, इसलिए इसका आंसर होगा एस्पिरेशन. देन 9th, एस्पिरेशन. अब 9th में जो बेसिक्स ऑप्शन है, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स. ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको कई ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आपने ना तो पढ़े हैं ना तो सुने हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. ना हमने पढ़ा, ना सुना, ना समझा, ये आंसर थोड़ी होगा, ये तो हट गया. बाकी ऑप्शन में से देखना पड़ेगा क्या आंसर है. वो अलग बात है आप ऐसा सोचते हो हमने नहीं पढ़ा इसलिए ये आंसर होगा, ऐसा नहीं है. जो हमने पढ़ा है उसी में से आंसर होगा. इसलिए इस टाइप के ऑप्शंस तो इग्नोर कर दो और बाकी ऑप्शन में से देखो आंसर क्या है. फिर क्वेश्चन नंबर 10, बेसिक्स. क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट, तो जो मैक्रो नहीं है तो आंसर इज बेसिक्स. 11th, डिटर्मिनेशन या बेसिक्स, डिटर्मिनेशन. जिन बच्चों ने किया है बेसिक्स वो ध्यान रखें, ऑल इकोनॉमीज विदाउट एक्सेप्शंस. तो इको में हम ऐसे आंसर कभी नहीं देते, मिथिकल इकोनॉमी, झूठा मूठा, जैसे आपकी हॉरर मूवीज होती हैं सब कुछ झूठा मूठा, ये आंसर हम यहाँ पे नहीं देते हैं. भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ भूत होते हैं. कितने बच्चे कह रहे हैं भूत होते हैं? अच्छा, और कितने बच्चे कह रहे हैं भूत नहीं होते? चलो इसका आंसर आपको किसी फूड फॉर थॉट में आपके साथ शेयर करूंगी. एक फूड फॉर थॉट हम करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. वहाँ इसका भी आंसर डिस्कस करेंगे कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं. वैसे आप लोगों को इंटरेस्ट बहुत है हॉरर मूवीज में, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको दिल से आ रहा है. हाँ चलिए आगे चलिए. क्वेश्चन नंबर 12, डिटर्मिनेशन. क्वेश्चन नंबर 13, डिटर्मिनेशन. 14th, एस्पिरेशन, ये हमने अभी पढ़ा था. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्वेश्चन नंबर 15, बेसिक्स. बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ बेसिक्स करेक्ट है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब वेलफेयर. ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्लास में करना चाहोगे या घर पे? कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लास में? तो ठीक है क्लास में कर लेंगे, कल डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइल.